हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने क्लास में भी करवाए थे और उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे। बट मैं उनको अलग से एक बार दोबारा से सॉल्व करवाना चाहता हूँ, सो दैट कि लार्जर ऑडियंस जो मेरे को सिर्फ यूट्यूब पे ही देखती है, तो उनको भी मैं ये क्वेश्चन समझा सकूँ। तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो क्वेश्चन मेरी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 33 है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है जी, PQR हैज़ अ ब्रांच एट हॉस्टन USA, और ये आपके मई 23 RTP का क्वेश्चन है और ये फॉरेन ब्रांचेस का क्वेश्चन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार ये हम सॉल्व करें, ताकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि पेपर में आ सकता है। तो शुरू करते हैं इसको। तो वो क्या कहता है कि जी, PQR हैज़ अ ब्रांच एट हॉस्टन USA, और नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलता है, USA मतलब फॉरेन ब्रांच है, और नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलता है जी, बिजनेस ऑफ द ब्रांच इज कैरिड आउट सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट by way of accumulating the cash and other monetary items, incurring the expenses, generating the income and arranging the borrowing in the local currency। तो मोटा मोटी हमको समझ में ये आ रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, बट फॉरेन ब्रांचेस तो हमने पढ़ा है कि वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही होती हैं, वो तो डिपेंडेंट होती ही नहीं है। तो फिर वो इतनी लाइन हमको लिख के क्यों दे रहा है? अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ट्रायल, ये नीचे हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। इन एडजस्टमेंट्स में कहीं भी हमको ये नहीं बताया गया कि ये एक NFO है या IFO है, मतलब इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, और हमको कहीं से पता भी नहीं लग पा रहा। हमको ये पता क्यों करना है कि ये इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, सो दैट हमको ये पता लगे कि हमको रेट कौन सा लगाना है, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लगाना है ऑन माई फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहला तो मेरे को इसलिए पता लगना चाहिए कि ये कौन सा ऑपरेशन है। सेकंड, मेरे को इसलिए पता लगना चाहिए कि जो मेरा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आफ्टर कन्वर्जन आएगा, वो मेरे को कहाँ डालना है, वो मेरे को P&L में लेके जाना है या एक्यूमुलेटेड करेंसी अकाउंट में लेके जाना है। अगर तो ये IFO है, अगर तो ये इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो P&L में चला जाएगा, और अगर ये आपका NFO है, नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो ये एक्यूमुलेटेड करेंसी एक्सचेंज अकाउंट में चला जाएगा। तो इन दो रीजंस की वजह से मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। तो ये जो लाइन हमको दी गई है यहाँ से, तो हमको कुछ भी आइडिया इतना नहीं लग पा रहा कि ये कौन सा ऑपरेशन है। पर अगर मैं अपना स्टडी मटेरियल खोलूँ, तो स्टडी मटेरियल में अगर मैं एडवांस अकाउंटिंग का स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 15.68 देखूँ, तो वहाँ पे NFO में ये लाइन आपको डिट्टो कॉपीड मिलेगी। उसमें क्या बोलता है, द बिजनेस, यहाँ से सेकेंड लाइन, द बिजनेस ऑफ अ NFO इज कैरिड ऑन इन सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट बाय वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग। ओके, लेट मी इसको मैं अगर मैं 6.8 पे चला जाऊँ और मैं अगर NFO देखूँ, तो NFO में क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस ऑफ अ NFO इज कैरिड ऑन सब्सटेंशियली। ये वाली जो लाइन है, क्या ये क्वेश्चन में मेरे को एज इट इज़ दी गई है, जो कि मेरे इस चीज़ का बेस बनती है कि ये NFO है या फिर IFO है। तो मेरे को ये पता लगता है कि दिस इज़ माय NFO। इस लाइन से मेरे को ये पता चलता है कि दिस इज़ अ NFO। तो इसके लिए जो मेरा फिक्स्ड एसेट का रेट होगा, वो होगा जी मेरा क्लोजिंग रेट। डेप्रिसिएशन भी लगेगी क्लोजिंग रेट पे, और जो इसका डिफरेंस होगा वो P&L में नहीं जाएगा, वो जाएगा जी मेरा फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन अकाउंट में। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हमको ये क्लियर हो गया कि ये NFO है। ठीक है, अब हमको दिया गया है जी, ऑफिस इक्विपमेंट एट कॉस्ट, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी गई है ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट
फर्नीचर एंड फिक्सचर भी दिया गया है मेरे को कॉस्ट पे, और ये भी ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब क्या है, अगर मेरे को 31 मार्च 2022 का दिया गया है तो ये है 31/1/2021, और ये भी है 1/4/2021 ओपनिंग है। पर ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग कॉस्ट है। ठीक है जी, कि ये 31 मार्च की कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट जिस पे ख़रीदा था। ओपनिंग स्टॉक हमको दिया गया है, डॉलर्स में बात हो रही है क्योंकि ब्रांच ही बाहर की है। परचेजेज है जी, सेल्स है जी, सैलरीज है जी, ठीक है, कैरेज इनवर्ड है, खर्चा है, रेंट रेट एंड टैक्सेस है, ट्रेड रिसीवेबल है, पेबल है, कैश है, कैश इन डिमांड है, और हेड ऑफिस का अकाउंट है। और हमने ये देखा था कि हेड ऑफिस का अकाउंट जो ब्रांच की करेंसी होगी वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, हमको वो वाला लेना है कि जो कि हेड ऑफिस की बुक्स में होगा। तो इसकी तो हमको इग्नोर ही कर देंगे, हम इसको देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोलते, कहता है जी सैलरीज आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई हैं। तो ये जो सैलरीज हैं, हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई एडजस्टमेंट दी गई है, जैसे ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट है, तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। तो इसका डबल इफेक्ट क्या आएगा, अगर वो ट्रायल बैलेंस में हमको ये चीज़ लिख के दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी एंट्री अभी पड़ी नहीं है। एंट्री नहीं पड़ी है तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है जी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये एक तो सैलरी में जाके इंक्लूड हो जाएगा, जो हमारा टोटल सैलरी का एक्सपेंस है वो 600 प्लस हो जाएगा, 4950 हो जाएगा, जो कि मेरे P&L अकाउंट में आएगा। सिंस हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी और सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही बनाना है, तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट भी मेरे को ओपन करना पड़ेगा, जो कि मेरे को अपने ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। वो हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। सेकंड वो क्या कहता है, कहता है डेप्रीशिएट द ऑफिस फर्नीचर एंड फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 10% एट रिटर्न डाउन वैल्यू। 10% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू पे उसको करना है। तो ये जो हमको ये कॉस्ट दी है ऑफिस इक्विपमेंट की, क्या ये रिटर्न डाउन वैल्यू है या फिर कॉस्ट है? सर ये तो कॉस्ट है, पर मेरे को क्या चाहिए, 10% एट रिटर्न डाउन वैल्यू। मेरे को रिटर्न डाउन वैल्यू का 10% डेप्रिसिएशन लगानी है। तो मेरे को सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आती है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो मैं 56,400 और माइनस 5400 को कर दूंगा, तो ये मेरा आता है 51,000। तो दिस इज़ माई रिटर्न डाउन वैल्यू। सिमिलरली मैं फर्नीचर और फिक्सचर के साथ भी करूँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की उसने हमको वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, क्लोजिंग अमाउंट पे हम लिख देंगे इसको। उसने कहा यू आर इन्फॉर्म्ड दैट दी हेड ऑफिस की बुक्स में रिसीवेबल दिख रहा है ब्रांच का ₹23,75,614। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हमको यहाँ कंसिडर करना है और इसको इग्नोर करना है। ये वाली जो फिगर है दिस इज दिस, और इसको 37,322 को इग्नोर करना है। नेक्स्ट वो कहता है ऑफिस इक्विपमेंट में कॉस्ट पर हमने एक चीज़ खरीदी थी, वन ऑफिस इक्विपमेंट 2400 रुपये का, जो कि 1/4/2021 को, मतलब हमने शुरुआत में ही खरीद लिया था। ऑफिस इक्विपमेंट का एक कॉस्ट पे एक ऑफिस इक्विपमेंट हमने खरीद रखी थी। इट इंक्लूड्स 1/4/2021 को, इट इंक्लूड्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट में वो ऑलरेडी 2400 रुपये उसमें दे ही रखा है। ये जो 5640 है ना, इसमें 2400 इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड बिकॉज इट इंक्लूड्स, वो एंट्री डल चुकी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो इस क्वेश्चन को एक इम्पॉर्टेंट बनाती है, वो क्या कहता है, कहता है एक फर्नीचर है, वन फर्नीचर जिसकी कैरिंग वैल्यू बोल रहा है, कॉस्ट नहीं बोल रहा। कैरिंग वैल्यू थी जी $450। किस तारीख को, साल के शुरू में, जिसकी कॉस्ट थी 500 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 50। क्या कहता है वो,
कहता एक फर्नीचर की कैरिंग वैल्यू है हमारे पास 450 और इसकी कॉस्ट है 500 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 50। कौन सी डेट को? 1/4/2021। वो 1/4/2021 की बात कर रहा है, ओपनिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। फर्स्ट डेट को फर्स्ट डेट पे बात कर रहा है, वो 500 और 50 की बात कर रहा है और 450 मेरे पास ये है। ठीक है। वो कहता है ये फर्नीचर था, ये मैंने सेल कर दिया, इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर 405। ये जो हमको फर्नीचर का दिए रखा है ना, ये हमको फर्नीचर की कॉस्ट कितनी दे रखी है टोटल? फर्नीचर की कॉस्ट टोटल 36,068। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। ठीक है जी। अब वो क्या कहता देखो इसमें 36,000 में एक 500 का फर्नीचर है, 36,000 में एक 500 का फर्नीचर है जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी हुई है 50 रुपये और उसकी कैरिंग वैल्यू बनती है 450। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वो क्या कहता ये मैंने सेल कर दिया 405 का। किस तारीख को? लास्ट डेट ऑफ द ईयर। हम कौन से दिन पे खड़े हैं? 31 मार्च को। कहता मैंने लास्ट डेट को ये सेल कर दिया टू मिस्टर एम एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर एक फर्नीचर की कैरिंग वैल्यू इस दिन 450 है और 31/3/2022 को ये मैं 405 का सेल कर रहा हूँ और वो कह रहा है जी गेन और लॉस मेरा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 31 मार्च को 405 इज़ ऑल्सो माई बुक वैल्यू। ऐसा है या नहीं है? 405 मेरी बुक वैल्यू होगी 31 मार्च 2022 को और मैं 405 का ही सेल कर दूंगा, तो क्या इसी रीज़न की वजह से कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा? ठीक है। इसका मतलब है कि अगर साल के शुरू में 450 मेरी वैल्यू थी और साल के एंड में 405 मेरी वैल्यू रह जाएगी और बीच में कुछ भी नहीं, ना सेल ना परचेज इस फर्नीचर, ये तो फर्नीचर पूरे फर्नीचर का एक छोटा सा फर्नीचर है, कोई भी टेबल चेयर हो सकती है। तो इसका मतलब है कि बीच में जो जिस रीज़न की वजह से इसकी वैल्यू 450 से 405 हुई, क्या वो डेप्रिसिएशन होगी? अगर 450 से 405 इसकी वैल्यू हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो 45 रुपीज़ है, क्या ये डेप्रिसिएशन है? और अगर आप वैसे भी देखो, अगर मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है भी क्या, मेरे डेप्रिसिएशन का रेट है जी 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर मैं सिर्फ इसी फर्नीचर को मानूँ 450 के और अगर मैं इसका 10% करूँ, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो भी पूरे साल का 45 ही आता है जो कि यहाँ पे आ रहा है। और इसी रीज़न की वजह से 405 मेरी बुक वैल्यू आ रही होगी और जिस रीज़न की वजह से मेरा नो प्रॉफिट और नो गेन आ रहा है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा टोटल फर्नीचर है ना, मेरा टोटल फर्नीचर की कॉस्ट ऑफ टोटल फर्नीचर इज़ 36,000, जो कि मेरे को ट्रायल बैलेंस में दी गई है, ये वाली। ठीक है जी। अब इस 36,000 में से 500 के फर्नीचर की हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं और 35,500 के फर्नीचर की कोई चर्चा नहीं हो रही। तो और ये जो हम 500 के फर्नीचर, ये जो 500 के फर्नीचर की हम ये बात कर रहे हैं, ये सारी ठीक है। और इसमें से भी 500 में से भी जो मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो तो 450 है और 50 तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
और अगर मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी चार्ट बनाऊँ, 6840 जो मेरे को दी गई है, इसमें से 50 तो इस फर्नीचर की है, बाकी कितनी बची 6790, वो बाकी फर्नीचर की है 6790, मतलब वो इस फर्नीचर की है, ये वाली इस फर्नीचर की है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब वो आगे क्या बोलता है, कहता है मैंने ये फर्नीचर बेच दिया मिस्टर एम को, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था, वो तो हमने बात कर लिया। तुम ना भी बताते तो भी नो प्रॉफिट और नो लॉस ही था, क्योंकि अगर 450 की चीज़ शुरू में है और एट द एंड में 405 की बेच रहा हूँ और उस पर 45 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग गई है 10% के हिसाब से, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस ही होगा। और मिस्टर एम हैज़ नॉट पेड द अमाउंट टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट, कहता आज जब हम बुक्स को बना रहे हैं तो अभी तक कोई उसने पैसा दिया ही नहीं है। और मज़े की बात तो ये है कि नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड फॉर दिस सेल ऑफ द फर्नीचर इन अबव ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी वो फर्नीचर पड़ा है जो 500 का फर्नीचर है, और इसमें अभी भी वो 50 रुपीज़ की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 50 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी भी है, कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। तो अगर मैं इसको अपने एक तरीके से बनाऊँ, मैं अकाउंट ही बना लेता हूँ। जब कुछ ना समझ में आए, तो हमने एक बात करी थी क्लास में, कुछ ना समझ में आए तो अकाउंट बना लो, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है जी, और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6840 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ठीक है जी, अब हुआ क्या, वो कहता जी मैंने 405 रुपये का फर्नीचर बेच दिया। क्या 405 का फर्नीचर बेचा उसने लास्ट डे, ये बेचा हुआ है। तो अगर मैं फर्नीचर की अगर मैं इसकी एंट्री डाल लूँ तो मैं क्या एंट्री डालूँगा, एक्यूमुलेटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, यही एंट्री डालूँगा 405 की। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय बैंक 405, और फिर जो मेरी 50 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन वो सेल वाले की पड़ी हुई है, वो इसमें पड़ी हुई है। तो क्या इसमें से मैं वो डेप्रिसिएशन निकाल के फर्नीचर एंड फिक्सचर के अकाउंट में ले जाऊं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है जी 50 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50, यही होगा, यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। पर यहाँ तक तो ठीक है। और ये एक जो ये डेप्रिसिएशन है 45 की, क्या ये जो डेप्रिसिएशन लगी है, क्या ये 2021-2022 की डेप्रिसिएशन है? क्या ये वही डेप्रिसिएशन है ना? मैं सिर्फ उस फर्नीचर के 500 वाले की अभी बात कर रहा हूँ। क्या ये 45 की डेप्रिसिएशन इसी साल लगी हुई है और ये इसी साल का खर्चा है, और ये खर्चा मैंने अभी तक ट्रायल बैलेंस में बुक नहीं किया हुआ, और तो इसकी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे क्या एंट्री डालूँगा, बाय डेप्रिसिएशन। हम छोटे होते एंट्री डालते थे ना डेप्रिसिएशन की, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला चल रहा होता था कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। बताओ क्या यहाँ पे मैं ये एंट्री डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता? ठीक है जी, अब जब इसमें 50 मैंने यहाँ डाल दिया तो ये 45 भी तो मेरा इसी 500 वाले टुकड़े का है, इसी 500 वाले फर्नीचर का है। तो क्या मेरा यहाँ पे 50 लिखना अप्रोप्रिएट है? नहीं। तो हम यहाँ पे काट के क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 50 जो तो तुम्हारा इसमें था, ये तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, प्लस ये जो 45 है ये भी तो ट्रांसफ़र होगा ना, क्योंकि ये भी तो फर्नीचर का है जो कि यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है और खर्चा पूरे साल का है। इन केस अगर फर्नीचर 10 को सेल हो रहा होता तो यहाँ पे 22.5 आता, आधे साल की डेप्रिसिएशन लगती, पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगती।
अगर आपको क्वेश्चन ये एग्जामिनर डालेगा तो आधा साल की डेप्रिसिएशन डाल सकता है, तो आपको यहाँ पे 22.5 करना होगा प्लस 45। तो क्या मैं यहाँ पे 95 लिख दूँ और मैं यहाँ पे भी 95 लिख दूँ जी। ठीक है जी। अब मेरा सारा का सारा वो 500 वाले टुकड़े का कंप्लीट हो जाता है अकाउंटिंग। अब बचती है जी ये अकाउंटिंग, इसकी और ये सब हो गया मेरा। अब मेरे लिए बचता है ये अकाउंटिंग करना। तो मेरी बाकी बैलेंस फर्नीचर की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बैलेंस फर्नीचर कितना है जी? 35,500 माइनस 6790। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 35 माइनस 6790 28710। और मेरे को डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है जी? 10%। 2871 मीन्स माई टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस पार्ट ऑफ फर्नीचर। और एक डेप्रिसिएशन लगाते टाइम बाकियों का मैं क्या करूँगा? बाय डेप्रिसिएशन 2871। ठीक है जी। काउंट क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 6840 प्लस 6840 प्लस 45 2871 माइनस 95 9661। और यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,500 36,000 माइनस 405 माइनस 95। ठीक है जी। ये हमारा मेन एंट्री यहाँ पे क्लियर हो जाती है जी फर्नीचर वाली। इसके बाद उसने क्या दे रखा है? एक्सचेंज रेट दे रखा है। ओपनिंग एक्सचेंज रेट है, 31 दिसंबर का एक्सचेंज रेट दे रखा है, 31 मार्च का एक्सचेंज रेट दे रखा है और एवरेज। ये तो हमको ओपनिंग स्टॉक के लिए चाहिए होगा, ये हमको क्लोजिंग एसेट्स के लिए चाहिए और ये खर्चों के लिए। पर उसने ये वाला 31 दिसंबर का क्यों दिया हुआ है? कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कैलेंडर ईयर के भी करते हैं ब्रांच में, तो उसने हमको इसलिए दिया ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। इसका हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको काट देना। फिर उसने क्या कहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन। और उसको कन्वर्ट करो यूएसए को रुपीज़ में। सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है, कोई ट्रेडिंग नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना। ठीक है। एडजस्टमेंट्स हमने मोटा मोटी कर ली हैं, अब फटाफट ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले अपन लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट रेट एंड एक्सचेंज्ड वैल्यू। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रेट आ जाएगा जी एंड फिर डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट रेट डेबिट एंड देन क्रेडिट। सबसे पहले क्या आ रहा है जी? सबसे पहले अपने पास दिया गया है जी ऑफिस इक्विपमेंट ही दे रखी है। ऑफिस इक्विपमेंट की अपने पास क्या करना है? अपने को ये कॉस्ट दे रखी है और ऑफिस इक्विपमेंट में अपने को क्या करना है? ये उसने एक दे रखा था बट इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हमको सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन ही लगानी है। तो ऑफिस इक्विपमेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी डेप्रिसिएशन का चेंज आएगा वो एक्यूमुलेटेड में आएगा। तो अपन लिखेंगे जी ऑफिस इक्विपमेंट कितनी अमाउंट है जी डॉलर्स में आपके पास? 56,400। और किस रेट से चेंज करेंगे हम? क्लोजिंग एसेट है तो क्या क्लोजिंग रेट से चेंज करेंगे? और हमारा क्लोजिंग रेट कितना है जी? 75। इकट्ठा सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे को कितनी दे रखी है ऑफिस इक्विपमेंट की? ओपनिंग 5400, और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि कितनी लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा जी? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, कॉस्ट है जी मेरी 56,400 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी मेरे पास 5400। तो मेरे पास कितनी आ गई जी WDV? तो मेरे पास WDV आ गई। 10% मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा इस पे, कितना आ गया? 5100 की डेप्रिसिएशन आ गई मेरे पास। तो मेरे पास 5400 तो पहले ही पड़ा था, प्लस 5100 मेरा ऊपर से आ गया। तो मेरा टोटल कितना हो गया? 10,0500 75 पे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि NFO है तो हम इसको अलग से इसका कोई रेट लेंगे नहीं फिक्स्ड एसेट का, तो ये क्लोजिंग रेट पर ही आ जाएगा। देन तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है जी? मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है जी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 36। तो फर्नीचर वाली एडजस्टमेंट है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्नीचर क्या है? व्हाट इज़ माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर? तो मैं यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख देता हूँ। आप एक काम करना, अगर तो आप लोग हो गए हो प्रो इस क्वेश्चन में, तो आप सिंपली कर देना यहाँ पे 36,000 माइनस 500 जो तुमने बेचा है फर्नीचर, वो तो सिंपली यहाँ पे आप लिख देना 35500, और ये भी क्लोजिंग बैलेंस पे आएगा। ठीक है जी। अगर तुमको नहीं थोड़ा इशू हो रहा है तो चुपचाप अकाउंट बना के आ जाना, ये दोनों अकाउंट बना देना वर्किंग नोट में। ठीक है, कॉपी, और ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी, ये बना के आ जाना तो भी काम तुम्हारा हो। तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पे करके तो अपन ने इसको क्या लिख दिया? 35,500 हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब इसको कैसे करेंगे? अब सर बिना अकाउंट बनाए तो बहुत ही मुश्किल है ये भाई, समझ ही नहीं आएगा कि कैसे। पर अगर आप लोग प्रो हो, अगर आप लोग प्रो हो गए हो तो भाई लिखो क्या? 6840 तो है, देखो 6480 तो ओपनिंग है, इसमें से माइनस कर दो जो तुम्हारा ओपनिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है जो फर्नीचर हमने सेल किया। ठीक है, और फिर इसमें से आप माइनस कर दो ये वाली डेप्रीसिएशन जो कि तुम लोगों ने वो वाले फर्नीचर पे लगाई है, जो कि अभी हमारे पास बचा है, जो 35,500 पे लगाई है। तो आप क्या करोगे? पहले तो 45 की डेप्रीसिएशन को प्लस कर दो कि भाई इस साल की डेप्रीसिएशन वो है जो हमने सेल करा है, माइनस कर दो आप 95, और फिर आप प्लस कर दो 2871। ठीक है जी, तो कितना आ जाता है? 6840 माइनस 50 प्लस 45 माइनस 95 प्लस 2871, 6849 माइनस 50 प्लस 45 माइनस 95 प्लस 2871। 6840 माइनस 50 प्लस 45 माइनस 95 प्लस
2871 कितना आ जाता है जी? 9661 9611 9661 ठीक है जी। तो अभी अपने ये कितने पे आएगा? ये भी क्लोजिंग पे ही आएगा अपना, क्या दिक्कत है? आएगा ना। इसमें आप इसको -50 नहीं करोगे ना, क्योंकि जब अपन है तो आप अगर इसको -50 कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप इसको -45 ही करो ना, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन मैंने वो माइनस कर दी जो आपके पास ओपनिंग पड़ी थी, ये मैंने इस साल की ऐड करी और इस साल की माइनस कर दी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6841 +45 -95 +2871। ठीक है जी। बुक में अगर आप लोग देखोगे ना तो उन्होंने आपको बुक में या फिर आईसीआई ने क्या करके दिया है, उन्होंने क्या किया, आपको डेप्रिसिएशन किस पे लगाई है, उन्होंने सीधा सीधा क्या किया है, ये जो आपका ओपनिंग है, ये आपका ये जो बैलेंसेस है 36,000 -6840 कितना आ गया? 36,000 -6840 ये आ गया आपका 29,160। इसका ही इन्होंने 10% करके ये आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। पर ये तब तक ही ये चीज़ आपकी तब तक सस्टेन करेगी इन केस जब आपने सेल किया है लास्ट डे पे, ये तब लॉजिक ठीक है। बट इन केस अगर आपने सेल किया है 1/10 को या फिर 1/7 को या फिर ड्यूरिंग द ईयर आप लोग सेल कर रहे हो और ये सेम एडजस्टमेंट आपको पेपर में आती है, तब ये वाला लॉजिक सस्टेन नहीं करेगा। तब आपको अकाउंट बना के ही सॉल्व करना है। इसलिए मैंने आपको अभी अकाउंट बना दिया, क्योंकि अगर ये पेपर क्वेश्चन में आया तो बहुत ही लेस चांस है कि लास्ट डे पे सेल हो, वो आपको घुमाने के लिए ड्यूरिंग द ईयर सेल करेगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी इसलिए प्रिपेयर कर दिया। अगर हमने इतना खर्चा डेप्रिसिएशन पे कर ही लिया है तो डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए तुम्हारे, डेप्रिसिएशन भी तो आनी चाहिए ना ट्रायल बैलेंस में। प्लस बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लगाई है थी 5100। कौन सी 51? ये वाली 5100। सबसे पहले तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा 5100 प्लस आपका ये वाला 45 प्लस 2871 जो ये वाला है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आ जाएंगे। कितना हो गया जी? 9661। अब आपका मेन क्वेश्चन का क्रक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब सिर्फ जो चीज़ें हमको दी गई है वही हमको लिखनी है। क्या क्या दिया गया है हमको? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने को, ओपनिंग स्टॉक। अब बात ये आती है कि ये डेप्रिसिएशन किस पे जाएगी? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये तो सर खर्चा है, एवरेज पे जाएगा, एवरेज पे नहीं जाएगा, एवरेज पे नहीं जाएगा। ये जाएगा जी आपकी जो फिक्स, जिस रेट पे आपका फिक्स्ड एसेट जा रहा है उस पे ही जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे जाएगा। ओपनिंग अपने को कितना दिया गया परचेज स्टॉक? 24,500 और रेट क्या दिया गया है? 64। परचेजेस 96,500 और रेट क्या है? रेट आ जाएगा जी आपका एवरेज रेट। ये आपका ओपनिंग स्टॉक के लिए 64 है, खर्चों के लिए 72 है और क्लोजिंग 75 है। तो आपका परचेजेस 72 पे जाएगा एवरेज पे, और ये ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग रेट पे जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट परचेजेस के बाद अपने पास आता है जी सेल्स। सेल्स कितने की है जी? 176,250। ये भी आपका किस पे जाएगा? एवरेज पे। देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है जी 256। ये भी आपका एवरेज पे जाएगा। देन सैलरीज इम्पॉर्टेंट, सैलरीज हमको एक आउटस्टैंडिंग थी +600 कितना आ गया? ये भी आपका एवरेज पे चला जाएगा। साथ में एक सैलरीज आउटस्टैंडिंग
सैलरीज आउटस्टैंडिंग है नहीं 600 ये वाला, तो ये किस पे जाएगा? 72 पे नहीं, ये जाएगा आपका जी क्लोजिंग रेट पे। लाइबिलिटी है रेंट, रेट्स और टैक्सेस, ये आपको दिया गया है जी 956। खर्चा है जी, तो ये जाएगा जी आपका एवरेज रेट पे। और हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है जी हेड ऑफिस का अकाउंट। हेड ऑफिस कहीं पे नहीं आएगा, हेड ऑफिस सीधा आपको जो एवरेज दिया गया है उसी पे आएगा। तो ये कितने पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। 2375614। देन आ गया जी आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है जी 12560। 12560 हमारा क्या ये एसेट है, तो क्या ये क्लोजिंग रेट पे आएगा? ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, क्लोजिंग रेट पे आएगी 865075। कैश एट बैंक 2540 क्लोजिंग। कैश इन हैंड 500। फिर एक हमने मिस्टर एम जो एंट्री डली नहीं थी, जिनसे पैसा लेना था, मिस्टर एम, तो उनको हम अपना रिसीवेबल दिखाएंगे कितना? 405 क्लोजिंग। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो जाता है। तो इसको फटाफट फटाफट से इसको कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। 56,000 इंटू 75, 56,400 इंटू 7500 कितना हो गया जी? 24230 10500 इंटू 75 7। ये हमारा क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? 787500। अब है जी हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना आ रहा है जी? 35,500 इंटू 75 कितना आ रहा है जी? 2662500। 2662 सॉरी 2662500 और इसी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंटू 75 724575। क्या यही आ रही है? देन डेप्रीसिएशन देन आ रही है जी डेप्रीसिएशन 8016 इंटू 75 807 इंटू 75 कितना आ रहा है जी? 601200। नाउ ओपनिंग स्टॉक 45 इंटू 64 कितना आ रहा है? 1568123। 96,500 इंटू 72 6948123। 176250 इंटू 72 1269 256 इंटू 72 4850 इंटू 72 349200। 600 इंटू 75 45,000। 45,000 यहाँ आया क्रेडिट साइड। 956 इंटू 72 68832। हेड ऑफिस में हमने लिखा था, कहाँ गया भाई? इरेज हो गया क्या? आपका हेड ऑफिस में आ जाएगा 2375 2375 2375 614 then trade receivable 1250 into 75 942123 trade payable 8060 8650 into 75 648750 500 into 75 कैश इन हैंड।
और फिर इससे तो पैसे लेने ही हैं मिस्टर एम से। 30375 टोटल कर लेते हैं जी, क्या आ गया इसका। 6012 ये टोटल आ रहा है जी मेरा डेबिट साइड का। ठीक है जी, क्रेडिट भी कर लेते हैं। $45,269। ये टोटल आ रहा है जी मेरा 172 1727149। ठीक है जी। अब कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज गेन आ गया। एक्सचेंज गेन आ गया जी बैलेंसिंग फिगर में, कितना आ गया जी 176465339। कितना आ गया 375,100 176465339। ठीक है जी, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी आपको देखना है ब्रांच का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम हालांकि हमारी बुक में और आपकी बुक में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, पर आप जैसे इसकी फर्स्ट लाइन लिख दो, जैसे पी क्यू आर एज अ ब्रांच, तो ऐसी बाकियों की फर्स्ट लाइन लिख दो। और अगर कोई आर टी पी एम टी पी का है तो वो भी आप साथ में लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन भी अगर सर आप करवा दो तो मैं वो सॉल्व करवा दूंगा आपको। बाकी और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको डाउट है एडवांस अकाउंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वो भी मेरे को आप पिन कर दो कमेंट में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप मेरे को सीधा मैसेज भी कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग को लगता है कि कुछ इससे आपको वैल्यू ऐड हो रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है जी, अब के लिए थैंक यू वेरी मच।